जय हिंद दोस्तों, मैं हुकम धारावत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं भारत के भौतिक प्रदेश उत्तरी मैदान के बारे में। उत्तरी मैदान को निम्न दो आधारों पर विभाजित किया गया है। पहला है निर्माण के आधार पर और दूसरा है प्रादेशिक आधार पर। निर्माण के आधार पर उत्तरी मैदान के 5 भाग है, जिसके बारे में पिछले वीडियो में हमने विस्तार से बात कर ली थी। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे उत्तरी मैदान का प्रादेशिक आधार पर विभाजन। तो उत्तरी मैदान का जो प्रादेशिक आधार पर विभाजन किया गया है, ये नदियों को आधार मानकर किया गया है और इस आधार पर इसके 4 भाग हैं। इसका जो पहला भाग है वो है, यहां पर देखिए, पहला भाग है इसका सिंधु सतलज के मैदान। सिंधु सतलज के मैदान। इसका जो दूसरा भाग है वो है गंगा यमुना के मैदान। गंगा यमुना के मैदान। और इसका जो तीसरा भाग है वो है गंगा के मैदान। गंगा के मैदान। और इसका जो चौथा भाग है वो है ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान, यानी ब्रह्मपुत्र के मैदान। तो इसमें ये 4 भाग है, उसमें एक एक भाग को हम विस्तार से देखते हैं। तो इसका जो पहला भाग है सिंधु सतलज के मैदान, इसको देखते हैं। सिंधु सतलज के मैदान की जो प्रमुख विशेषता है, प्रमुख विशेषता वो है पंजाब। पंजाब, सिंधु सतलज के मैदान की प्रमुख विशेषता पंजाब है। अब यहां पर देखिए, भारत के इस भाग में एक यहां से होकर एक नदी निकलती है, जिसका आप सभी को नाम पता होगा, सिंधु नदी। सिंधु नदी। और भारत के इस भाग से नदी होकर निकलती है, जिसका आप सभी को नाम पता होगा, सतलज नदी। इस सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में 4 और नदियां बहती है। तो यहां पर जगह कम है, इसलिए ये जो नदियों के बारे में है, टोटल 6 नदियों के बारे में मैं यहां पर बना देता हूं। परंतु आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सिंधु और सतलज के मैदान भारत के इस भाग में है, और इस भाग का मैं यहां पर आपको डायग्राम बना के नदियों का बता देता हूं। तो यहां पर देखिए, सबसे जो ऊपर में नदी निकलती है वो है सिंधु नदी। ये सिंधु नदी। और यहां से एक नदी निकलती है, ये सिंधु नदी। और यहां से जो नदी निकलती है यह है सतलज नदी। अब सिंधु नदी है ऊपर वाली, सिंधु नदी, और नीचे वाली है ये है सतलज नदी। सतलज नदी की एक सहायक नदी है, जिसका नाम है व्यास नदी। और एक यहां पर नदी निकलती है, जिसका नाम है चिनाब नदी। चिनाब नदी। इसके ऊपर एक नदी निकलती है, जिसका नाम है झेलम नदी। झेलम नदी। और एक नदी यहां से निकलती है, जिसका नाम है रावी नदी। तो यहां पर देखिए, कुल मिला के यहां पर 6 नदियां हैं टोटल। ये 6 नदियां। जो सबसे ऊपर से निकल रही है ये है सिंधु नदी। सबसे नीचे से जो निकल रही है वो सतलज नदी। सतलज नदी की सहायक नदी है व्यास नदी। यहां पर देखिए, ये चिनाब नदी निकल रही है, और चिनाब नदी में ऊपर की ओर से मिलती है झेलम नदी, और नीचे की ओर से मिलती है रावी नदी। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 नदियां हैं। अब ये 6 नदियां, अब नदियों के बीच का जो भाग होता है उसको आप बोलते हैं। आप, नदियों के जो बीच की जो भाग होता है, बीच का भाग, उसको आप बोलते हैं। जैसे 2 नदियों के बीच का भाग दोआब कहलाता है, इसी तरह जो नदियों के बीच का भाग है उसको आप बोलते हैं।
और यहां पर देखिए 6 नदियां मिलके कितने आब बना रही है, तो 1 2 3 4 और 5, इसलिए 5 आबों का क्षेत्र पंजाब कहलाता है। इसलिए इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, सिंधु सतलज के मैदानों की प्रमुख विशेषता पंजाब है। इसका मतलब 5 आब है, 1 2 3 4 5, और ये 6 नदियां मिलके 5 आब बनाती है, इसलिए उसको पंजाब कहते हैं। अब ये पंजाब वाला जो क्षेत्र है, ये 5 आबों वाला जो क्षेत्र है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे इन मैदानी क्षेत्रों के बारे में। सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच का जो दोआब है, दोआब मतलब 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, तो सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच का जो दोआब है उसका नाम है सिंध सागर दोआब। सिंध सागर दोआब, और ये सबसे बड़ा दोआब है। एक बात ध्यान रखनी है, सबसे बड़ा दोआब, सबसे बड़ा दोआब। और दूसरा है कि ये पूर्णतः पाकिस्तान में है, पूर्णतः पाकिस्तान में है। तो सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच का दोआब सिंध सागर दोआब कहलाता है, और ये सबसे बड़ा दोआब है, और ये पूर्णतः पाकिस्तान में है। अब हम देखेंगे झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच के दोआब, यानी ये वाला जो क्षेत्र आपको नजर आ रहा है, इसके बारे में। तो झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच का जो दोआब है उसका नाम है साज दोआब। साज दोआब, साज दोआब सिंधु ये झेलम और चिनाब नदी के बीच में। इसकी दूसरी विशेषता ये है कि ये भी पूर्णतः पाकिस्तान में है, तो पूर्णतः पाकिस्तान में। इसकी एक और विशेषता यह है कि सबसे छोटा दोआब है, तो सबसे छोटा दोआब, सबसे छोटा दोआब। तो झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच की जगह, जिसको अपने 2 नदियों के बीच की जगह दोआब कहते हैं, तो झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच में साज दोआब है, जो पूर्णतः पाकिस्तान में है और सबसे छोटा दोआब है। अब हम देखते हैं चिनाब नदी और रावी नदी के दोआब के बारे में। चिनाब नदी और रावी नदी के बीच का जो दोआब है उसको कहते हैं रेचना दोआब या फिर रेतना दोआब। रेचना दोआब या रेतना दोआब कहते हैं, और ये भारत और पाकिस्तान दोनों में स्थित है। तो भारत में भी है प्लस पाकिस्तान में भी है, तो भारत और पाकिस्तान दोनों में ये स्थित है। अब अगला देखते हैं रावी और व्यास नदी के बीच के दोआब के बारे में। रावी और व्यास नदी के बीच का जो दोआब है उसको बारी दोआब कहते हैं, बारी दोआब। और बारी दोआब भी भारत और पाकिस्तान दोनों में स्थित है। रावी और व्यास नदी के बीच का दोआब बारी दोआब, और ये भी भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में स्थित है। अगला है व्यास नदी और सतलज नदी के बीच का जो दोआब है उसका नाम है बिस्त दोआब। बिस्त दोआब, और ये बिस्त दोआब पूर्णतः भारत में स्थित है, पूर्णतः भारत में। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, सिंधु और सतलज के मैदानों की प्रमुख विशेषता पंजाब है। पंजाब का मतलब इन 6 नदियों के द्वारा बनाए गए 5 आब है। उसमें पहला है सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच का सिंध सागर दोआब, जो सबसे बड़ा दोआब है और पूर्णतः पाकिस्तान में स्थित है। झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच का दोआब छाछ दोआब कहलाता है, जो पूर्णतः पाकिस्तान में है और सबसे छोटा दोआब है। फिर चिनाब नदी और रावी नदी के बीच का जो दोआब है वो रेचना या रेतना दोआब कहलाता है, और ये भारत और पाकिस्तान दोनों में स्थित है। रावी नदी और व्यास नदी के बीच का दोआब है वो बारी दोआब कहलाता है, जो भारत और पाकिस्तान दोनों में स्थित है। और व्यास नदी और सतलज नदी के बीच का जो दोआब है वो बिस्त दोआब कहलाता है, जो पूर्णतः भारत में है। तो ये जो पंजाब वाला भाग है, यानी ये 5 आबों वाला जो भाग है, इसका 70%, इसका जो 70% भाग है वो तो है पाकिस्तान में। इस 5 आबों का जो क्षेत्र है इसका 70% भाग है पंजाब का, वो तो है पाकिस्तान में, और जो 30% भाग है वो है भारत के पास में।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी इस क्षेत्र का बहुत बड़ा भाग 70% पाकिस्तान के पास में है और 30% है वो भारत के पास में है। अब हम उत्तरी मैदान का जो दूसरा भाग है गंगा यमुना के मैदान, तो अब इसको देख लेते हैं। गंगा यमुना के मैदान, आप सभी को पता है यहां से जो नदी निकलती है यमुना नदी, और एक नदी निकलती है गंगा नदी। अब जो ये यमुना नदी है, यमुना और गंगा, और यहां से यमुना नदी की सहायक नदियां भी निकलती है इस साइड से, तो यमुना नदी और यमुना नदी की सहायक नदियां और थोड़ा बहुत भाग गंगा नदी का, ये जो मैदानी क्षेत्र है ये वाला, ये मैदानी क्षेत्र है, ये दूसरे नंबर का है। तो ये तो है पहले नंबर का, और ये देख रहे हैं हम दूसरे नंबर का। दूसरे नंबर का है गंगा यमुना के मैदान। तो यहां पर देखिए गंगा यमुना के मैदानों की विशेषता क्या है वो हम देखते हैं। गंगा यमुना के जो मैदानों की विशेषता है, वो पहली विशेषता तो ये है कि इस मैदानी भाग यानी गंगा यमुना के मैदानों का जो विस्तार है वो आपको मिलेगा एक तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दूसरा आपको मिलेगा हरियाणा में, और तीसरा आपको मिलेगा पूर्वी राजस्थान में। तो गंगा यमुना के जो मैदान है उसका विस्तार है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में। और इस मैदान में जो वार्षिक वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा है इस मैदान में होती है वो है 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में। तो ये दूसरी विशेषता आपको ध्यान रखनी है। वार्षिक वर्षा यहाँ पर गंगा और यमुना के मैदानों में होती है 50 से 100 सेंटीमीटर। और समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई है यहाँ की, समुद्र तल से ऊंचाई वो है 250 मीटर से ज़्यादा, 250 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई है। और इस क्षेत्र में गंगा यमुना के मैदानों में जो प्रमुख फसलें हैं वो है गेहूं और सरसों, गेहूं और सरसों। तो ये 3-4 पॉइंट थे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, वो मैंने आपको बता दिए। गंगा यमुना के मैदानों का विस्तार है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा होती है 50 से 100 सेंटीमीटर। इस मैदानी भाग की समुद्र तल से ऊंचाई है 250 मीटर से ज़्यादा, और यहाँ की प्रमुख फसलें हैं गेहूं और सरसों। अब हम देखते हैं गंगा के मैदान। तो गंगा के मैदान हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये है गंगा के मैदान, और इस गंगा के मैदान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसका जो पहला भाग है ये वाला, यहाँ पर देखिए ऊपरी गंगा का मैदान, पहला भाग। दूसरा भाग है वो मध्य गंगा के मैदान, और तीसरा भाग है वो निम्न गंगा के मैदान। तो गंगा के मैदानों के 3 भाग हैं। अब एक एक भाग का विस्तार से अगर वर्णन करते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले भाग का वर्णन करते हैं, वो है ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान। अब इसकी क्या विशेषता है वो देखते हैं। ऊपरी गंगा का जो मैदान है वो निर्माण दृष्टि से तराई क्षेत्र में है। एक ये बात ध्यान रखना है, निर्माण क्षेत्र की दृष्टि से, निर्माण क्षेत्र की दृष्टि से ये तराई क्षेत्र का भाग है। तराई क्षेत्र, ये तराई क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में हमने विस्तार से बात कर ली थी। तो ऊपरी गंगा का मैदान है वो अगर निर्माण दृष्टि से देखें तो तराई क्षेत्र में है, और यहाँ पर वार्षिक वर्षा देखते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो यहाँ पर वार्षिक वर्षा होती है 100 से 200 सेंटीमीटर। तो 100 से 200 सेंटीमीटर इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा होती है। और समुद्र तल से ऊंचाई देख तो 150 से 250 मीटर। तो समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई वो है 150 से 250 मीटर के बीच में समुद्र तल से ऊंचाई है। और ये ऊपरी गंगा का मैदान है ये नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तो ये भी ध्यान रखना है, नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित, नेपाल प्लस उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है, सीमा पर स्थित। और यहाँ पर जो गन्ने की कृषि की जाती है, तो ये ध्यान रखना यहाँ पर गन्ने की कृषि की जाती है। अब ये जो गन्ने की कृषि इस क्षेत्र में की जाती है
वो इस तराई क्षेत्र का जो दलदली भाग है उसको सुखाकर की जाती है। और यहाँ पर पाताल तोड़ कुएं भी स्थित है, यहाँ पाए जाते हैं पाताल तोड़ कुएं। तो ये कुछ विशेषताएं थी ऊपरी गंगा के मैदान की, यानी इस भाग की। तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना है, ऊपरी गंगा का मैदान निर्माण दृष्टि से तराई क्षेत्र में है, यानी दलदली भाग है, जहां पर नदियां पुनः धरती पर प्रकट होती है, उस क्षेत्र का भाग है। यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और समुद्र तल से इस भाग की ऊंचाई है 150 से 250 मीटर। और ये नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ में स्थित है। और यहाँ पर इस तराई क्षेत्र यानी दलदली भाग को कृत्रिम रूप से सुखाकर गन्ने की कृषि की जाती है। और इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि खूब सारा जो पानी होता है जिन कुओं में, उनको कहते हैं पाताल तोड़ कुएं। अब हम देखेंगे गंगा नदी का जो दूसरा मैदानी क्षेत्र है जिसको बोलते हैं मध्य गंगा के मैदान। तो ये है मध्य गंगा के मैदान, ये आपने देखा वो था ऊपरी गंगा का मैदान, और नीचे वाला ये है निम्न गंगा का मैदान। तो अब देखते हैं मध्य गंगा के मैदान के बारे में। मध्य गंगा के जो मैदान हैं इनका जो आपको विस्तार मिलेगा, तो एक तो यहां पर देखिए, यहां पर देखते हैं इस साइड में मध्य गंगा के मैदान का जो विस्तार है वो आपको मिलेगा एक तो पूर्वी यूपी में, पूर्वी यूपी, दूसरा आपको बिहार में, बिहार, और साथ में झारखंड राज्य। तो मध्य गंगा के मैदानों का विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में और झारखंड राज्यों में मिलता है। और मध्य गंगा के मैदान अगर निर्माण दृष्टि से देखें तो ये है बांगर क्षेत्र। तो दूसरा आपको ध्यान रखना है, ये कौन सा क्षेत्र है, बांगर क्षेत्र, यानी ऐसा क्षेत्र जहां पर अगर गंगा नदी में आज भी बाढ़ आ जाए तो गंगा नदी का बाढ़ का पानी उस क्षेत्र में नहीं पहुंचता है। उस क्षेत्र को बांगर क्षेत्र कहते हैं, यानी पुराने जमाने में जो बना हुआ मैदानी भाग है वो। इस मध्य गंगा के मैदान में जो वार्षिक वर्षा होती है वो वार्षिक वर्षा यहां पर जो होती है वार्षिक वर्षा वो 200 से 300 सेंटीमीटर होती है। तो ये भी ध्यान रखना है। और यहां पर समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो यहां पर है 50 से 150 मीटर तक। तो यहां पर मध्य गंगा के मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई भी 50 से 150 मीटर तक होती है। और वार्षिक वर्षा 200 से 300 सेंटीमीटर तक होती है। इस मध्य के गंगा का जो मैदान है, मध्य गंगा के मैदान में जो मुख्य फसलें हैं वो मुख्य फसलें यहाँ पर है चावल और गन्ना। तो चावल और गन्ने की फसल है वो मुख्य है। इसके अलावा यहाँ पर गेहूं और कपास भी उगाया जाता है। तो ये भी यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो यहाँ पर जो मध्य गंगा का मैदान है उसकी 2-3 विशेषता आपको ध्यान रखनी है। मध्य गंगा का मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में फैला हुआ है। और यहाँ पर ये बांगर निर्माण दृष्टि से देखें तो बांगर क्षेत्र है। और यहाँ पर वार्षिक वर्षा है वो 200 से 300 सेंटीमीटर होती है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है वो 50 से 150 मीटर तक है। और यहाँ पर मुख्य फसलें हैं वो चावल और गन्ना है, और अन्य फसलें हैं वो गेहूं और कपास है। अब हम देखते हैं निम्न गंगा के मैदान। निम्न गंगा के मैदान ये वाला भाग है। और निम्न गंगा के मैदान निर्माण क्रम की दृष्टि से देखें तो खादर क्षेत्र है। खादर क्षेत्र वो भाग जो मैदान का सबसे उपजाऊ भाग कहलाता है। और यहाँ पर प्रतिवर्ष जो बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी इस क्षेत्र में फैलता रहता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में नई जलोढ़ मिट्टी आती रहती है। और ये निम्न गंगा का मैदान है वो खादर क्षेत्र वाला भाग है। और ये जो निम्न गंगा का मैदान है ये फैला हुआ है, इसका विस्तार है वो पश्चिमी बंगाल राज्य में है। तो ये खादर क्षेत्र है। दूसरा इसका विस्तार पश्चिमी बंगाल राज्य में है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा जो है निम्न गंगा के मैदान में वार्षिक वर्षा जो है वो आपको ध्यान रखना है 300 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 300 सेंटीमीटर से अधिक तो वार्षिक वर्षा होती है यहाँ पर। और वार्षिक वर्षा 300 सेंटीमीटर से अधिक। और निम्न गंगा के मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई जो है
समुद्र तल से ऊंचाई है वो 50 मीटर से कम है। तो 50 मीटर से कम समुद्र तल से यहाँ पर ऊंचाई है। इस निम्न गंगा के मैदान में जो प्रमुख फसल है वो है चावल। तो यहाँ पर चावल की वर्ष भर खेती की जाती है, यानी एक साल के अंदर पूरे साल यहाँ पर चावल की खेती की जाती है। तो ये मुख्य फसल है। इसके अलावा यहाँ पर जूट की भी कृषि की जाती है। तो आपको निम्न गंगा के मैदान में 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। निम्न गंगा का मैदान निर्माण दृष्टि से खादर क्षेत्र है और ये पश्चिमी बंगाल राज्य में फैला हुआ है। इस निम्न गंगा के मैदान के अंदर वार्षिक वर्षा है वो 300 सेंटीमीटर से अधिक होती है और यह समुद्र तल से 50 मीटर से कम ऊंचाई वाला एरिया है और यहाँ पर वर्ष भर चावल की खेती होती है और इसके अलावा यहाँ पर जूट की भी खेती होती है। अब हम देखते हैं जो उत्तरी मैदान है, इसका जो चौथा भाग है ब्रह्मपुत्र के मैदान। ब्रह्मपुत्र के मैदान आप सभी को पता है, ब्रह्मपुत्र नदी है वो यहाँ से निकलती हुई, यहाँ से होती हुई यहाँ पर ये बांग्लादेश में जाती है। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है, यहाँ पर देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत के अंदर 2 राज्यों में बहती है। एक यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में और फिर असम राज्य में ये बहती है। तो यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा भारत के जिस भाग में मैदान बनाए गए उसको ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं और ब्रह्मपुत्र का मैदान भारत के सिर्फ असम राज्य में है, ये ध्यान रखना है, असम राज्य। तो असम राज्य के अंदर ही ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश है वो पूरा पर्वतीय इलाका होने के कारण। अब जो असम के अंदर है, असम के अंदर इस मैदानी क्षेत्र में सिर्फ चावल की खेती होती है, तो चावल की कृषि की जाती है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसके बारे में, अगर ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों के बारे में प्रश्न बन सकता है तो ब्रह्मपुत्र के मैदान है वो भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, तो वो सिर्फ असम में पाए जाते हैं, असम राज्य में, और यहाँ पर चावल की कृषि की जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत के 2 राज्यों अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती हुई बांग्लादेश में जाती है। तो ये था उत्तरी मैदान, और उत्तरी मैदान के प्रादेशिक आधार पर 4 भाग, सिंधु सतलज के मैदान, गंगा यमुना के मैदान। तो यहाँ पर देखिए ये वाला भाग है, ये सिंधु सतलज का मैदान है, जिसके बारे में विस्तार से इस माध्यम से हमने अच्छे से समझ लिया था। उसके बाद में ये वाला जो भाग है ये गंगा यमुना के मैदान है, और ये वाला है वो गंगा के मैदान है, जिसको 3 भागों में बांटा है, ऊपरी गंगा के मैदान, मध्य गंगा के मैदान और निम्न गंगा के मैदान। और चौथा भाग है जो ब्रह्मपुत्र का मैदान, वो यहाँ पर असम राज्य में स्थित है। तो ये था पूरा उत्तरी मैदान के बारे में वीडियो।